स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी बाई एमआर में। आज हम हिंदी व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिसमें से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हमने ऐसा प्रयास किया है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट में जो टॉपिक है क्रिया का टॉपिक ये पेश किया जाए जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत ना हो। तो अब देखिए इसमें जैसे क्रिया की क्रिया क्या होती है। किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अभी इसमें ध्यान रखना कि किसी काम को करने या होने का बोध कराने, इसका मतलब यह है कि या तो कर्ता के द्वारा वह काम किया जाता हो, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो इसमें तो किसी काम को करने, तो इसमें कर्ता के द्वारा किया गया है। और दूसरा होता है कि यह होने का बोध होता हो, जैसे एक तो होता है जैसे राम सो गया। एक तो इसमें ये एग्जाम्पल है राम सो गया, और दूसरा इसमें इसको वाक्य को ऐसा करेंगे कि सो गया। तो ये जो दो वाक्य हैं, एक तो ये फर्स्ट ये वाक्य और ये एक ये वाक्य, दोनों वाक्य इस परिभाषा को बिल्कुल डिफाइन करते हैं कि किसी काम को करने, अब कर्ता कौन है इसमें, यहां ये करने वाला ये करता है राम, और दूसरा आगे ये कह रहा है कि किसी काम के होने का बोध होता हो। अब इसमें ये हो गया सो गया, बरसात हो गई। तो इस तरीके से ये इस परिभाषा के दो भाग हम कर सकते हैं कि कर्ता के द्वारा यदि क्रिया की जाए या फिर वह क्रिया हो कि जिसमें कर्ता की जरूरत ना पड़े, तो वो जो जिस शब्द से इसका आभास होता है वाक्य के पूर्ण होने का, वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब इस क्रिया के विभाजन की या भेदों की बात आती है कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो इसमें क्रिया के भेद होते हैं, एक तो होता है आपका कर्म के आधार पर, और एक होता है प्रयोग या संरचना के आधार पर। अर्थात कर्म के आधार पर बताते हैं तो कितने होते हैं, प्रयोग या संरचना के आधार पर बताते हैं तो हम वो कितने होंगे। तो हम पहले इसको कर्म के आधार पर, इसका जो विभाजन है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, उसको अब हम देखेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक का मतलब होता है कि इसमें ये इस तरीके से हम लिखते हैं स प्लस कर्म, और नेक्स्ट देखेंगे अकर्म का मतलब होता है ए प्लस कर्म। अब जब इस हम दोनों को देखेंगे कि इसमें तो सकर्मक का मतलब तो होता है कर्म के साथ, और अकर्म का मतलब होता है कर्म नहीं है। एक का मतलब हिंदी में जिस भी शब्द के पहले ए लगता है तो वहां इसका अर्थ होता है नहीं। तो इसका मतलब है कि कर्म साथ है और कर्म साथ नहीं है, ये इसका प्रथम दृष्टा ये इसका शब्दार्थ होगा। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब जहां तक सकर्मक क्रिया की बात है कि सकर्मक क्रिया होती क्या है, तो जब देखिए कि जब क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो। अर्थात सीधा सीधा इसका ये अर्थ है कि यदि वाक्य में कर्म है, कर्ता है और वाक्य में कर्म है, तो वह सकर्मक क्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे कि राम दूध पी रहा है। अब यहां देखेंगे कि कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, क्रिया कौन सा है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि राम है, यह तो क्या है, कर्ता है, राम कर्ता हो गया। उसके बाद जो बात ये आती कि कर्म क्या है, कर्म है इसमें दूध, और उसके बाद क्रिया क्या है, क्रिया है इसको पी रहा है, ये आपका क्रिया होगी। तो जब इस तरीके से हम पूरी वाक्य संरचना को समझेंगे ना, तब हमें ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि इस वाक्य में भी कर्म क्या है, क्रिया क्या है, कर्ता क्या है। और यदि हमें वाक्य संरचना का सही ढंग से पता नहीं होता तब हम इसको जो क्रिया का जो टॉपिक है इसको अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो ये देखिए कि इसमें यह जो वाक्य है यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे कि सकर्मक क्रिया के दो उपभेद और होते हैं। अर्थात इस सकर्मक क्रिया के पहले तो हमने देखा कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब ये सकर्मक और अकर्मक में भी सकर्मक के भी दो भेद होते हैं कि एक तो होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है
द्विकर्मक क्रिया। इसका मतलब क्या होता है कि वाक्य में जहां एक ही कर्म और एक ही क्रिया हो वह सकर्मक। और इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक कर्म, और इसका मतलब द्विकर्म का मतलब क्या होता है कि दो कर्म। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जब वाक्य में एक कर्म हो तो वह एक कर्मक क्रिया, और वाक्य में दो कर्म हो तो वह द्विकर्मक क्रिया। ये जो हमने उदाहरण देखा था कि राम दूध पी रहा है, यह इसमें क्या कितने कर्म है, इसमें केवल एक ही कर्म है, दूध है, और इसलिए यह एक कर्मक क्रिया होगी। तो अब हम इसको देखेंगे सकर्मक क्रिया के जो दो भेदों में एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट देखिए कि जैसे ये है एक कर्मक क्रिया, अर्थात जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। सीधा सीधा इसका समझने का भाव यही है कि जब वाक्य में एक कर्म हो, एक क्रिया हो और एक कर्ता हो। जैसे ये राम हो गया, राम कर्ता है, भोजन कर्म है, और कर रहा है ये क्रिया है। हम इसको ऐसे लिखकर भी समझ सकते हैं कि यह तो इसमें कर्ता हो गया और यह इसमें कर्म हो गया, और यह इसमें लास्ट में ये क्रिया का पोर्शन होगा। यह इसकी वाक्य संरचना होगी कि कर्ता कर्म और क्रिया। तो यह एक कर्मक क्रिया के आए क्योंकि एक ही कर्म है, भोजन इसमें एक ही कर्म है। नेक्स्ट अगला उदाहरण देखेंगे कि माँ भोजन बना रही है। अब इस वाक्य में भी एक कर्मक और द्विकर्मक देखने से पहले सबसे पहले हम इसके कर्म, कर्ता और क्रिया को छांट लेते हैं। जैसे माँ है, यह इसका कर्ता हो गई। उसके बाद है भोजन है, यह इसका क्या हो गया, कर्म हो गया। उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन हो जाता है आपका क्रिया का। तो इस तरीके से इस वाक्य में भी एक ही कर्म है, तो यह वाक्य भी एक कर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। तो इस तरीके से हम आसानी से देख सकते हैं कि वाक्य में कर्ता है, ये कर्म है, ये फिर क्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे कि द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है कि जिस वाक्य में कर्म दो हों वह द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हुए हों तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे अध्यापक जी छात्रों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं। अब इसमें देखिए इसमें कर्ता है, एक है अध्यापक, ठीक है, ये तो हो गया इसमें कर्ता। उसके बाद कर्म की जहां तक बात आती है कि दो कर्म कौन कौन से, एक तो कर्म ये हो गया और दूसरा कर्म ये होगा, दो कर्म है। और ये जो पूरा ये जो भाग बच गया, यह पूरा भाग है, ये है क्रिया। तो इस तरीके से इस वाक्य में एक कर्ता और दो कर्म और एक क्रिया है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्त्री ईंटों से घर बना रहा है। इसमें भी वही हम देखेंगे कि वाक्य संरचना को जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम इस द्विकर्मक क्रिया का जो टॉपिक इसको अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें ये देखिए मिस्त्री है, यह इसमें क्या हो गया, मिस्त्री कर्ता। उसके बाद ईंटों से घर, अब ये इसमें ये जो शब्द है यह, और यह जो शब्द है ये दोनों क्या है इसमें कर्म है। और बाकी ये जो पूरा भाग बच गया, ये इस वाक्य का ये बच गया आपका क्रिया। तो इस तरीके से द्विकर्मक क्रिया में इसमें दो कर्म हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि अकर्मक क्रिया। अब तक हमने ये पढ़ा था कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब हम आते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। वैसे तो इसकी ये जो शब्दार्थ शब्द लिखा हुआ इसी से पता लग रहा है, और पहले भी हमने इसमें बताया है कि जिस वाक्य में जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, अर्थात क्रिया का फल जब कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें एक बात और गौर करने की है कि वैसे तो जब हम छोटी क्लास के बच्चों को तो इसमें बताते हैं तो ये बताते हैं कि वे उस वाक्य में कर्म ही नहीं होगा। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया। लेकिन जब हम तो इस क्लास को कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हैं, तो जब कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे तो इसको बहुत गहराई से समझेंगे कि यदि वाक्य में आपके कर्म होता है तब भी वह वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो सकता है। इसमें ये देखेंगे, देखिए पहचान ट्रिक क्या है, वाक्य में प्रयुक्त कर्म को हटाकर उसके स्थान पर क्या लगाकर पुनः वाक्य को बोलकर देखना
चाहिए। अर्थात ये जो ट्रिक है ये कब लगती है? यह ट्रिक जब लगती है कि जब वाक्य में कर्म हो। जब हम प्रथम दृष्टया इसको देखेंगे वाक्य में कर्म है तो हम इसको सीधा ये कर देंगे कि वह सकर्मक क्रिया है। लेकिन नहीं, इसमें यही बात गौर करने की है कि यदि वाक्य में कर्म है तो क्या कर्म होने पर भी वह जो वाक्य वह सकर्मक हो सकता है या अकर्मक हो सकता है? देखिए इसमें ये जो एग्जाम्पल इसका कि बच्चा रोता है। अब इसमें ये देखिए कि बच्चा क्या हो गया? कर्ता हो गया। ये तो हो गया कर्ता और ये पूरा क्या हो गया? क्रिया। तो इसमें तो यह देख ही लिया हमने कि इसमें तो कर्म ही नहीं है। तो ये तो सीधा-सीधा एग्जाम्पल है कि भाई ये तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब नेक्स्ट जो उदाहरण है, ये जो दोनों उदाहरण है हमने स्पेशली इनको छांट कर लिखा है कि लगभग सभी परीक्षाओं में जितने में भी ये आता है, तो अकर्मक क्रिया में ये एग्जाम्पल अधिकांशतः एग्जामों में आते हैं। जैसे ये देखिए कि मछली जल में तैर रही है, यह हमने आगे लिख दिया अकर्मक क्रिया। अब आप पूछोगे कि ये अकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें तो कर्म है, जैसे मछली है, कर्ता है। ये तो हो गया कर्ता। जब हम इसकी वाक्य संरचना को देखेंगे ना, तब हमें तुरंत पता लग जाएगा कि भाई इसमें क्या ये जल है, यह हो गया कर्म, ठीक है? और यह हो गया इसका क्रिया का भाग। अब जब इसको देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि यह तो सकर्मक वाक्य है। जब सकर्मक वाक्य है तो इसको अकर्मक क्रिया के उदाहरण में क्यों रख दिया? यही तो इसमें गौर करने वाली बात है कि जब वाक्य में कर्म हो और तब भी क्या यह वह वाक्य है वह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो एक जो इसमें ट्रिक दी है, यह ट्रिक तो एक तरीके से समझाने वाली आप इस तरीके से लगा सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो बात मायने रखती वह मायने ये रखती है कि उस वाक्य को देखिए और पढ़िए और यदि हम उस वाक्य के कर्म को हटाकर भी क्या वह वाक्य सार्थक है? अब जैसे यह वाक्य है कि मछली जल में तैर रही है। अब इसमें मछली यदि हम जल को हटाकर देखते हैं क्योंकि मछली है वह तैरती तो जल में ही है। यदि हम ये कह दें कि मछली तैर रही है तब भी इस वाक्य का अर्थ वही निकलेगा जो जल से निकलता है। तो वैसे भी यदि हम इसको जल को हटा देते तो मछली तैर रही है तब भी यह वाक्य इतना सार्थक है। इसमें जल की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ये हमने जो ट्रिक बताई है कि आपको ये जो कर्म है उस कर्म के स्थान पर क्या लगाकर वाक्य को आपको पढ़ना है कि ये देखिए इसमें कैसे लगाओगे? इसमें हम ये लिखेंगे कि मछली क्या तैर रही है। अब यदि क्या लगाने से उत्तर जल आ जाता है तब तो यह सकर्मक क्रिया है, नहीं तो यह अकर्मक क्रिया है। अब मछली क्या तैर रही है इसका उत्तर ही नहीं आ रहा तो यह अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब यहां ये देखिए कि ये पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब जो पक्षी है पक्षी तो आकाश में उड़ते हैं। अब यदि हम इसके वाक्य के भावार्थ को भी समझे तब भी ये लगता है कि हम आकाश की तो इस वाक्य में जरूरत भी नहीं है। और इसमें ये देखिए ये कर्म है, आकाश इस वाक्य में कर्म है और पक्षी इस वाक्य में करता है, उड़ रहे हैं इस वाक्य में क्रिया है। तो यदि हम आकाश को हटा भी देते हैं ना तब भी इस यह वाक्य अपने आप में संपूर्ण एक पक्षी उड़ रहे हैं और इसमें आकाश शब्द की जरूरत ही नहीं है। और लेकिन यह एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चकराने के लिए अक्सर ये उदाहरण पूछे जाते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मछली जल में तैर रही है। तो हम तो इसमें ये देखते हैं कि आकाश में इस पक्षी आकाश में उड़ रही है, इसमें आपका आकाश जो शब्द है वो कर्म है और मछली जल में तैर रही है इसमें ये जल कर्म है। लेकिन यदि इस वाक्य को हम ये लिखेंगे ना कि पक्षी क्या उड़ रहे हैं, इसको इस तरीके से हम लिखेंगे कि पक्षी क्या उड़ रहे हैं। तो जब इसमें इसका क्या से इसका आकाश उत्तर आ ही नहीं रहा है तो ये अकर्मक क्रिया है। तो ये इसमें गौर करने वाली बात है कि एक बार तो हम जो भी वाक्य दिया हुआ होता है उस वाक्य को पढ़कर देखेंगे, उसके भावार्थ को देखेंगे और उसके बाद ही हम ये फाइनल डिसीजन लेंगे कि अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया। अर्थात कर्म देखते ही हम यह नहीं कह सकते कि यह अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखेंगे कि
क्रिया, अब क्रिया के भेद, ये कर्म के आधार पर हमने देख लिए कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और दूसरा है कि प्रयोग या संरचना के आधार पर, अब इसमें प्रयोग कह दो चाहे आप संरचना कह दो चाहे रचना कह दो, एक ही बात, अर्थात रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि सामान्य क्रिया है आपकी, सामान्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, कृदंत क्रिया है, सजातीय क्रिया है और सहायक क्रिया है। वैसे तो जो एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं वो सामान्य क्रिया से लेकर कृदंत क्रिया तक पूछे जाते, लेकिन फिर भी ये सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया, यह भी इसके इंपॉर्टेंट दो जो विभाजन हुए हैं। तो टोटल इसमें यदि पूछ लिया जाए, संख्या भी पूछ ली जाती है कि प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो वहां हम 8 बताएंगे। और इसमें यदि ये पूछ लिया जाता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो इसकी हम सीधी संख्या बता देंगे, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि प्रयोग या संरचना के आधार पर जो क्रिया भेद होते हैं, उसमें पहला देखिए कि सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया हम देखेंगे, वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। देखिए इसमें जैसे मोहन जाता है। अब मैं पहले भी आपको यही बता चुका हूं कि जो भी वाक्य होता है उस वाक्य की संरचना अर्थात उसके पद परिचय का ज्ञान होना जरूरी है। पद परिचय का मतलब होता है कि कौन सा कर्ता है, कौन सा कर्म है, कौन सा क्रिया है। जब तक हमें इन व्याकरणिक संरचना का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम व्याकरण के किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से ना ही समझ पाएंगे और ना ही उसको कर पाएंगे। अब ये देखिए मोहन, यहाँ पर मोहन करता है और जाता है क्रिया है, तो इसमें केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये जाता है, तो यह सामान्य क्रिया का उदाहरण। नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे संतोष और आई। अब यहाँ संतोष क्या है, इसमें करता है और आई क्रिया, एक ही क्रिया है, दूसरी क्रिया है ही नहीं। जब दूसरी क्रिया है ही नहीं तो इसमें ये सीधा हो गया कि भाई इसमें सामान्य क्रिया ही आई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संयुक्त क्रिया है। अब संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट या दो, दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। अर्थात इसमें ये ध्यान रखने की बात भी है कि दो ही क्रिया हो, अर्थात दो से कम ना हो, चाहे भला दो से वो अधिक हो सकती है, लेकिन यदि दो से अधिक क्रियाएं दो हैं या दो से अधिक हैं तो वो संयुक्त क्रिया कहलाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि रमा ने खाना बना लिया। अब ये इसमें कह रहा है कि दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ दोनों क्रियाएं हों और दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ हो। अब इसमें देखिए क्रिया कौन सी है, जैसे रमा ने खाना बना लिया। अब इसमें एक तो बनाना और एक लेना, इसमें दो क्रिया है, दोनों अलग अलग अर्थ की हैं। तो ये जो उदाहरण है ये संयुक्त क्रिया का है, सजातीय क्रिया नहीं होनी चाहिए। आगे जब हम इसके वो देखेंगे ना प्रयोग संरचनागत क्रिया के जो भेद देखेंगे, उसमें एक सजातीय क्रिया का भी है। तो उसमें और इसमें यह अर्थ है कि उसमें दोनों जो क्रियाएं हैं वो सजातीय हैं, अर्थात लगभग उनका एक ही अर्थ निकलता है। और यहाँ जो है ये विजातीय भिन्नार्थक क्रियाएं हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कि मोहन ने खाना खा लिया। अब यहां देखिए मोहन करता है, खाना इसमें कर्म है, और ये खाना और लेना ये दोनों भिन्नार्थक क्रियाएं हैं। इसमें दो क्रियाएं हैं, एक क्रिया ये है और दूसरी क्रिया ये है। इसके ऊपर वाले में भी एक क्रिया ये है और ये दूसरी वाली क्रिया ये है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया। इसके नाम से पता लग रहा है प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि जहां जिस क्रिया से यह प्रतीत होता हो कि इसमें किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए इसमें कि वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब इसमें और जस्ट इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए कि इसमें रमा ने खाना बना लिया, इसमें तो कर्ता क्या है कि स्वयं क्रिया कर रहा है। और इसमें संयुक्त क्रिया में या सामान्य क्रिया, जो सामान्य क्रिया है या फिर संयुक्त क्रिया है और प्रेरणार्थक, जब हमें तीनों का वो तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे ना, तब हमें ये पता लगेगा कि प्रेरणार्थक क्रिया में तो क्या होता है कि कर्ता स्वयं क्रिया करता ही नहीं है,
दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो जैसे हम उसका भाव समझेंगे, भाव समझते ही हमारे पकड़ में आ जाता है कि ये तो भी प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सामान्य क्रिया और कोई सी भी क्रिया नहीं है। अब इसमें देखिए कि जैसे मोहन हेमंत से पत्र लिखवाता है। अब इस वाक्य में देखिए, मोहन इस वाक्य में जो पूरा है ना, इसमें कर्ता कौन है? इसमें कर्ता है मोहन। अब लिखवाना है, यदि ये मोहन करता है, यदि यह खुद पत्र लिखता तो इसमें होता मोहन पत्र लिखता है। और इसमें वाता आने से हमें पता लग गया कि इसमें तो करता है, स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वह दूसरे से। अब इसमें दूसरा व्यक्ति कौन है? हेमंत है। तो यह हेमंत से यह कार्य करवा रहा है। तो इसमें जो क्रिया है वह प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ये जो लिखवाता जो क्रिया है, यह जो लिखना से बनती है, यहां पर यह प्रेरणार्थक क्रिया है, सामान्य क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि राधा रमा से पत्र पढ़वाती है। लगभग वैसा ही एग्जाम्पल है कि इसमें भी जो करता है, ये इसमें करता हो गया। ठीक है, तो कर्ता स्वयं तो इस कार्य को कर नहीं रहा है, राधा स्वयं तो इस कार्य को नहीं कर रही है, वह किसको प्रेरित कर रही है? वह रमा को प्रेरित कर रही है। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे को प्रेरित करके कोई कार्य करवाता है, तो वहां वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी? इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है पढ़वाती है। यह प्रेरणार्थक यहाँ क्रिया है और यह प्रेरणार्थक इसमें ये क्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक को जब हम इसका शब्द का विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूर्व और काल। पूर्व प्लस काल। पूर्व माना पहले और काल माना समय। देखिए इसमें कि जब दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसमें पहले तो सबसे देखने की बात यह है कि यह शर्त होगी कि जो वह वाक्य होगा उस वाक्य में हमें दो क्रिया देखने को मिलेंगी। अब पूर्वकालिक क्रिया को जो पहले हो रहा है, उस वाक्य में ये देखना होगा कि जो काम पहले हो रहा है वही पूर्वकालिक क्रिया है, और जो बाद में हो रहा है वह पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, वह एक तरीके से सामान्य क्रिया होगी। अब इसमें देखिए, जैसे राहुल पढ़कर सो गया। अब इसमें देखिए दो क्रियाएं, कर्ता तो इसमें एक है, ये कर्ता होगा, इसमें राहुल करता है, और क्रिया होगी दो, एक तो ये है पढ़कर और एक ये है सो गया। ये दो क्रियाएं हैं। तो इसमें सामान्य तौर पर देते हैं कि पहले पढ़ रहा है या पहले व्यक्ति सो रहा है, तो राहुल पहले पढ़ रहा है उसके बाद सो रहा है, तो जो पढ़कर क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। और इसको पहचानने का एक सीधा तरीका क्या है कि क्रिया के बाद, इसमें यह होता है कि क्रिया के बाद कर प्रत्यय लगता है। यदि क्रिया के बाद आपको कर प्रत्यय लगा हुआ मिलता है तो वह पूर्वकालिक क्रिया है। अब इसमें देखिए पढ़कर, सोकर, देखकर, कुछ भी हम इसको ले सकते हैं, नहाकर, सारे पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है। अब जैसे ये इसमें यह है कि गीता टीवी देखकर चली गई। अब इसमें कर्ता एक है गीता, इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं, एक तो होता है टीवी देखना और दूसरा है चली गई। अर्थात तो इसमें ये जो देख कर है, ये जो है वैसे भी इसमें देख और कर, ये इसको इस तरीके से विच्छेद हम कर सकते हैं, देख प्लस कर। इस तरीके से हम, ये इसमें देख में और कर प्रत्यय लगा हुआ है, तो देख कर जो शब्द है वह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें यही है कि जहां भी कर प्रत्यय लगा हुआ मिल जाए क्रिया के साथ तो वह ये पूर्वकालिक क्रिया है, नहीं तो वह सामान्य क्रिया है। नेक्स्ट देखिए, नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया का मतलब क्या होता है? वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। यहां जो एक नया शब्द आया धातु, संस्कृत में धातु शब्द ही प्रचलित होता है, क्रिया के स्थान पर वह धातु शब्द ही प्रचलित होता है। हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसे धातु कहते हैं। और धातु जो संस्कृत का होता है वही उसका परिवर्तित रूप होता है, वह हिंदी में क्रिया कहलाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे रंग है, रंग जो शब्द है वह संज्ञा है,
और इसमें यदि हम ना लगा देते हैं, ना प्रत्यय लग गया, जैसे रंग ना, ये हो गया, तो ये तुम्हारी नाम धातु क्रिया होगी। अब इसमें दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि यदि रंग आ जाता है तो वह संज्ञा है, और यदि रंग ना आ जाता है तो वह क्रिया होगी, और क्रिया भी कौन सी होगी? नाम धातु क्रिया होगी। यदि हमें इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें ये नाम धातु क्रिया कैसे है, तो हम इसका विच्छेद करेंगे कि इसमें मूल शब्द निकालेंगे। अब रंग नाम है, जब हम निकाला तो मूल शब्द इसमें हो गया रंग। नेक्स्ट देखेंगे कि ये है जैसे गर्म है, और इसका जो शब्द बना वह गरमाना बना। अब हम इसको खोलकर देखेंगे कि जो गर्म शब्द है ना, वह तो विशेषण है, और विशेषण से पीछे क्या बन गया? इसके प्रत्यय लगकर क्या बन गया? गरमाना बन गया पीछे। अर्थात सीधा तो इसका मतलब यह है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों के यदि पीछे प्रत्यय लग जाता है, सीधा इसका समझने का ये तरीका है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे यदि प्रत्यय लगाकर कोई नया शब्द बनाया गया है तो वह क्रिया बन जाता है, वह संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण नहीं रहता है। तो इस तरीके से ये इसके एग्जाम्पल हो गए। रंग है, गर्म है या अपना है, तीनों एक संज्ञा है, एक विशेषण, एक सर्वनाम है, और तीनों के जब हमने प्रत्यय लगा दिए तो इन तीनों के अलग अलग रूप है, लेकिन तीनों एक ही बन गए कि तीनों क्रिया बन गए। नेक्स्ट है कि कृदंत क्रिया। अब कृदंत का मतलब क्या होता है? जैसे इसका कृदंत का कृत प्लस अंत, इस तरीके से हम इसको समझेंगे। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात पीछे जो हमने ये देखा था कि नाम धातु क्रिया, इसके से अंतर क्या है तुलना करेंगे तो, कि उसमें तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, नाम धातु क्रिया में तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से क्रियाएं बनी थी, और इसमें नई बात क्या है कि इसमें क्रिया के ही यदि हमें प्रत्यय लगा देते हैं तो वह कृदंत क्रिया बन जाती है। जैसे ये है, इसमें चल है, चल क्रिया है, और चल से चलना बना, ठीक है ना। तो अब इसमें इसमें भी लगा तो पीछे प्रत्यय ही है, और जो हमने पीछे नाम धातु क्रिया देखा था उसमें भी पीछे प्रत्यय लगा है, तो फिर अंतर क्या है? अंतर इसमें यह है कि नाम धातु क्रिया में तो संज्ञा, विशेष, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से क्रिया बनती है, और इसमें क्रिया से ही क्रिया बनती है कि वह एक सामान्य क्रिया होगी। यह तो एक सामान्य क्रिया है, और यह क्या होगी? एक कृदंत क्रिया होगी, जिसमें जैसे चल है और ये चल क्रिया, और इसमें ना प्रत्यय लगाने पर चलना हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे ये लिख है, लिख क्रिया है, और इसमें ये ना प्रत्यय लगाने पर क्या हो गया? शब्द बन गया लिखना। अर्थात यह सामान्य क्रिया है और यह कृदंत क्रिया है। इसमें भी ये देखेंगे, ये सामान्य क्रिया है और यह कृदंत क्रिया है। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि भाई ये पढ़ है, पढ़ क्रिया है, और इसमें जैसे हमने ना प्रत्यय लगाया तो ये शब्द क्या बन गया? इसका पढ़ना बन गया। अब इस पढ़ में और इस पढ़ में अंतर क्या होगा? इस पढ़ और इस पढ़ में अंतर ये होगा कि ये पूछ लिया जाए कि ये पढ़ भाई सामान्य क्रिया है, ये पढ़ भाई, ये पढ़ है आपकी कृदंत क्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे कि सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया का मतलब होता है अर्थात एक ही जाति की, अर्थात उस वह जो क्रिया है उसकी मूल जो धातु है वह एक ही हो, वह सजातीय क्रिया कहलाती। अब ये देखिए क्या है कि वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती हैं उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है? जैसा भी आपको लगता है उसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इसमें हमें क्या चेंज करना है, या आपको हमारा पढ़ने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, या क्रिया का या हमने तत्सम या तद्भव शब्दों का जो टॉपिक लिया है उसमें आपको क्या चेंज करना है, किस तरीके का आपका वीडियो चाहिए, वह आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। जैसे आशा ने खाना खाया, अब ये इसमें देखिए कि इसमें सजातीय क्रिया कैसे होगी। अब ये जो इसमें खाना और खाया, अब ये जो इसमें मूल जो धातु है ना वह खा, और इसमें जो है अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, अब ये इसमें अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, इसमें भी ये है लड़। अब एक तरीके से यहां पर खास से
खाना बन गया और खा या बन गया। ठीक है, वैसे संस्कृत में भी ये शब्द होता है खाद। इस तरीके से हम इसको देखेंगे तो एक ही जाति के दो शब्दों से एक से ये एक ये क्रिया बन गई और एक ये क्रिया बन गई। अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, ये सजातीय क्रिया होगी। जहां वे क्रियाएं जहां कर्म तक दोनों एक ही धातु से बनकर प्रयुक्त होते। अब यहां ये देखिए, ये क्या है? खाना, ये कर्म, और ये क्या खाया, क्या होगा? क्रिया होगी। यहां भी ये क्या हो गया? ये आपका हो गया कर्म, और ये क्या हो गया? आपका क्रिया होगी। ठीक है, और ये यहां भी, यह भी कर्म है और ये आपकी क्रिया होगी। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जिसमें भी ये सजातीय क्रियाएं होती हैं, वहां एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। सीधा समझने की बात है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे कि सहायक क्रिया, ये अंग्रेजी का है कि जिसे आप कहते हो हेल्पिंग वर्ब कहते हो, वही इसमें हिंदी में सहायक क्रियाएं होती हैं। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया की सहायता जो करता है वो सहायक क्रिया। अब देखिए इसमें, जैसे रीना नाचती है, अब इसमें ये रीना है, ये कर्ता हो गया, नाचती है ये क्रिया होगी। और ये जो नाचना जो क्रिया है ना, ये संपूर्ण अपने आप में तभी होगी तब ये है लगेगा। तो यह इसकी सहायता कर रही है कि किसी भी व्यक्ति की या कार्य की पूर्णता के लिए जो सहायता करता है वह सहायक होगा। तो इसमें जो है यह इसका सहायक क्रिया होगी। नेक्स्ट देखेंगे कि गौरव ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी। अब इसमें ये देखिए, जो ये दी है, रख दी, ये जो है यह इसकी क्या होगी? सहायक क्रिया होगी। अर्थ वाक्य की पूर्णता के लिए जो क्रिया प्रयुक्त होती है वह सहायक क्रिया होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।